स्थिति महोदय को सादर आमंत्रित। आज यदि के जोड़ना है तो वो आए। जी हो। आज की हमारे मुख्य अतिथि और दूसरा सत्र शुरू करने के लिए मैं आदरणीय भगवान दास सिंह गोरिया भैया से निवेदन करती हूँ, उनको आमंत्रित करें। आज के हमारे द्वितीय सत्र के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री आर के बिश्नोई जी रोहिणी दिल्ली से हैं। श्री बिश्नोई जी सिविल इंजीनियर हैं और विभिन्न संस्थाओं में इंजीनियर के रूप में कार्यरत रहे हैं। श्री बिश्नोई जी DLF वेब ग्रिप वो भारतीय कंपनी में एज ए वाइस प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट की पोस्ट पर कार्य किया है एवं दुबई में अल्फटेम ग्रुप में चीफ इंजीनियर डिजाइन एवं प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। और श्री बिश्नोई जी का जीवन जो है पर्यावरण संरक्षण हेतु समर्पित है। वर्तमान में आदरणीय विद्या भारती के विद्या भारती दिल्ली प्रांत के पर्यावरण प्रमुख एवं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के कार्य को देख रहे एवं दिल्ली प्रांत के कचरा प्रबंधन विभाग में प्रमुख हैं। और आदरणीय श्री बिश्नोई जी पर्यावरण संरक्षण हेतु समर्पित अखिल भारतीय जीवदया बिश्नोई सभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं दिल्ली के बिश्नोई सभा के उप प्रधान भी हैं। श्री बिश्नोई जी विभिन्न शिक्षण संस्थाओं जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज एवं विद्यालयों में जाकर प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण हेतु जन जागरूकता अभियान का कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। और अपने गांव में एवं दिल्ली में नर्सरी स्वयं मैनेज करते हैं एवं वहाँ से नर्सरी के माध्यम से ग्रामवासियों को विभिन्न संस्थाओं में एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मुफ्त जो है पौधों का वितरण किया जाता है एवं शहरी बागवानी, किचन गार्डनिंग, कंपोस्टिंग आदि भी के माध्यम से जागरूकता का अभियान करते हैं। और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से भी पर्यावरण संरक्षण, बागवानी एवं वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी प्रदान की जाती है। हम आज की हमारे आदरणीय बिश्नोई जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। आदरणीय बिश्नोई जी अपने उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय श्री बिश्नोई जी। धन्यवाद भगवान जी, और धन्यवाद सभी श्रोताओं का, पर्यावरण प्रेमियों का, और आज के इस वेबिनार से जुड़े सभी सदस्यों का मेरी तरफ से सभी को हरित प्रणाम। मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे साहब? जी 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 जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। देखिए, जैसे मैं जन्म से किसान हूँ और तो किसानी से भी जुड़ा हुआ हूँ और मेरी रुचि पर्यावरण की है। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि हम इन दोनों विषयों को जोड़ के हम चलें। कि देखो, पर्यावरण का विषय भी बहुत बड़ा विषय है और आज पूरी दुनिया इससे जूझ रही है और उसकी वजह से किसान भी इसमें प्रभावित हैं, पर्यावरण प्रेमी भी प्रभावित है। और क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, इसमें 80% लोग कृषि पे निर्भर है, कृषि करते हैं। तो पर्यावरण उससे भी प्रभावित होता है, किसानी से भी, और पर्यावरण की जो प्रभाव है उससे हम भी प्रभावित होते हैं। तो इसलिए इन दोनों को जोड़ के चलना बहुत जरूरी होगा। इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। हम उसी पे थोड़ी सी बात करेंगे। मेरा कोई स्ट्रक्चर्ड उद्बोधन नहीं है। जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने ज्ञान अर्जित किया, आप जैसे लोगों से सीखा, तो जो कुछ पढ़ा उसी से ही मैं आपके साथ में एक तरह का संवाद स्थापित करने की कोशिश करूंगा। तो आज का विषय यही है कि हम जैविक खेती के माध्यम से, या जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। तो पहले तो हम पर्यावरण के ऊपर बात करते हैं कि पर्यावरण है क्या, मतलब पर्यावरण हम किसे कहते हैं। पर्यावरण परि और आवरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, यानी हमारे चारों तरफ जो आवरण है उसी को ही पर्यावरण कहते हैं। अब चारों तरफ है क्या,
हमारे ऋषि मुनियों ने इसे पंच महाभूत तत्वों से भी इसे परिभाषित किया है। हमारे बिश्नोई पंथ के संस्थापक गुरु जाम्बू जी ने यूं कहा है कि आकाश वायु तेज जल धरणी तामै सकल सृष्टि की करनी, कि ये जो चारों तरफ ये पंच महाभूत पूरी जो सृष्टि है वो इन पंच महाभूत तत्वों से बनी हुई है, और हमारा जो शरीर है वो भी इन पंच महाभूत तत्वों से बना हुआ है। इन पंच महाभूत तत्वों में आपस में एक निश्चित अनुपात में संतुलन होना जरूरी है। जब संतुलन बिगड़ जाता है, कोई एक तत्व कम हो जाता है, एक तत्व बढ़ जाता है, तभी प्रॉब्लम आती है, प्रकृति के अंदर भी और हमारे शरीर के अंदर भी। हमारा शरीर भी जो है वो इन पंच महाभूत तत्वों से ही बना हुआ है। तो जहां तक दूसरा पर्यावरण को हमारे पर्यावरण गतिविधि में 5 जय के माध्यम से भी जाना जाता है। 5 जय कौन से होते हैं कि जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन, ये 5 ये भी एक तरह के 5 तत्व है। तो इनसे भी पर्यावरण प्रभावित होता है और पर्यावरण प्रदूषण से ये भी प्रभावित होते हैं। अब हम बात करें कि भी ये जो 5 जय है ये हमारी जैविक खेती के अंदर भी बहुत ही एक बड़ा रोल अदा करते हैं, और इनका आपस में बड़ा ही गूढ़ संबंध है, आपस में इनका समन्वय है। तो हम जैविक खेती की बात करते हैं तो इसे गुरु जाम्बो जी ने उत्तम खेती का नाम दिया, इसे स्नेही खेती का नाम दिया। स्नेही खेती मतलब हिंसा रहित खेती। खेती ऐसी होनी चाहिए जिससे प्यार बढ़े, खेती ऐसी होनी चाहिए जिससे हिंसा ना हो। तो उन सिद्धांतों को अगर हम मान के चलें और खेती ऐसी हो जिससे पंच महाभूत तत्व प्रभावित ना हो, खेती ऐसी हो जिससे 5 जय जो है ये प्रभावित ना हो, यानी इनको नुकसान ना हो। तो अगर इस सिद्धांत को हम ध्यान में रखे, हम खेती के पे विचार करेंगे तो सारी बातें अपने आप ही क्लियर होती जाएंगी। इसे बहुत सारे देशों में इसे नेचर फार्मिंग भी कहते हैं, हमारे देश में भी प्राकृतिक खेती भी कहते हैं, बहुत सारे देशों में इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, हमारे यहाँ इसको जैविक खेती भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे सस्टेनेबल फार्मिंग भी कहा जाता है, कई देशों में इसे रीजनरेटिव फार्मिंग भी कहा जाता है। तो ये सब अलग अलग नाम है, लेकिन इनके सिद्धांत एक है। अब मैं एक निवेदन सभी से करूंगा कि भले ही हम विज्ञान से नहीं जुड़े हुए हैं, हम कोई बॉटनी से नहीं जुड़े हुए हैं, हम कोई माइक्रोबायोलॉजी से नहीं जुड़े हुए हैं, हम कोई कृषि से विज्ञान से नहीं जुड़े हुए हैं, तो भी हमें इन मूलभूत विषयों का हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये मेरा सभी से निवेदन रहेगा। मेरा अपना भी अनुभव है, सिविल इंजीनियर होने के नाते भी मैंने इन विषयों का बहुत स्टडी किया। तो ये जब हमें इनका मूलभूत बेसिक ज्ञान अगर होगा तो फिर हम किसी की नकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमें कोई भी चीज है वो आसानी से समझ आ जाएगी। तो इनका प्रकृति का, प्राकृतिक विज्ञान का, हमारा कृषि का, बॉटनी का, पौधों का, जीवों का, इनका थोड़ा सा इनकी जो पीछे विज्ञान है उसे हमें समझना चाहिए, उसे हमें जरूर जानना चाहिए। और वो कोई मुश्किल नहीं है, आज के ज़माने में हम आराम से पुस्तकों के द्वारा, नेट के द्वारा भी हम इनको आराम से कर सकते हैं। तो अब जैसे साधारण सा सवाल होता है कि पौधे जो है अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ये हमारे स्कूल के टाइम में हमारे आता है, लेकिन हम कई बार बड़े लोग इसको हम भूल जाते हैं, हम याद नहीं रखते हैं कि पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, पौधों का भोजन आता कहाँ से है। तो पौधे का जो मुख्य भोजन होता है, बड़ा बड़ा जो भोजन कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है वो तो देखो प्रकाश संश्लेषण से आता है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, कि कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और जड़ों के माध्यम से वो पानी को और पानी में मिले हुए खनिज लवणों को, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, उनको ग्रहण करते हैं। और बदले में वो क्या छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो नमी छोड़ते हैं। तो ये हमें समझना बड़ा जरूरी है। जब तक हम विज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक हम बेवकूफ बनते रहेंगे। लोग हमें कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। और आजकल जमाना ऐसा है कि कुछ भी परोस दिया जाता है यूट्यूब में और सोशल मीडिया में।
तो फिर इनका जो माइक्रोब्स के साथ, जो जीवाणुओं के साथ संबंध है, उससे बड़ा जरूरी समझना होता है इसको। मैं बच्चों को क्लास में तो मैं बड़ा मजाक में समझाता हूँ कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो उनकी जो जड़ें होती है वो बुजुर्गों की तरह होती है, उनके दांत नहीं होते हैं, मतलब वो चबा नहीं सकते हैं। तो अब वो उनका फिर भोजन बनाता कौन है? हमने जैसे खाद डाल दिया या धरती के अंदर मिले हुए हैं, तो वो उसको चबाते कैसे हैं, खाते कैसे हैं? तो वो ऐसे खा नहीं सकते हैं। तो क्या होता है कि पौधे की जो जड़ें होती हैं, उनकी जड़ों में जीवाणु होते हैं। वो जीवाणु ये रसोई का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी हम जैविक कार्बन होता है, फसल अवशेष होता है, गोबर की खाद होती है या कुछ भी जो होती है, वो उसको पका के उसको ग्रहण करने लायक बनाते हैं। तो उनका आपस में बड़ा अच्छा संबंध है, मतलब। तो ये जीवाणु क्या करते हैं, ये उस भोजन को ग्रहण करने लायक बनाते हैं, उसको तरल रूप में बनाते हैं, ताकि वो जड़ें, बिना दांत वाली वो जड़ें उसको ग्रहण कर सके। अब बदले में पौधा उनको क्या देता है? बदले में पौधा उनको एक तो जगह देता है रहने की, एक उसको नमी देता है, और एक उनको शुगर देता है। शुगर, वैसे आज का नाम शुगर की बीमारी की वजह से बड़ा बदनाम हो गया है, लेकिन शुगर इस धरती पे जीवन का आधार है। अलग अलग रूपों में होती है, बीमारी वाले शुगर को हम भूल जाएं तो पौधा उसको एनर्जी देता है। उस एनर्जी कहाँ से मिलती है उसको? वो पौधे की जड़ों से जो शुगर रिलीज होती है, जो लिक्विड होता है, उससे एनर्जी मिलती है। तो इसलिए ये दोनों का आपस में बड़ा बढ़िया मतलब संबंध है, यानी कि पेड़ पौधों का, जीवों का बहुत अच्छा संबंध है। इसीलिए गुरु जाम्बो जी ने जो जो नियम बनाए, 29 नियम बनाए, उनमें इन नियमों को बिल्कुल पास में रखा, बिल्कुल साथ रखा। क्या नियम था? कि जीव दया पालनी, रूख लीलो नहीं घावे, कि जीवों पे दया करनी है और हरे वृक्ष को नहीं काटना है। अब क्यों कहा? कि ये दोनों जो है वो, जैसे हम कहते हैं ना कि जीव विज्ञान, जो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी की दो ब्रांच कौन सी होती है? पेड़ पौधों वाली तो बॉटनी होती है, और जो जीव वाली होती है वो क्या होती है? वो जूलॉजी होती है, जिसको हम हाँ जी, बीच में कोई अपना साउंड जो है, वॉल्यूम अपना जो है, वो वॉइस जो है वो थोड़ा सा ऑफ रखेंगे, तो कंटिन्यूटी में हम करेंगे। कोई भी जो एडमिन है वो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रख ले। तो जो जीव विज्ञान जैव विज्ञान होती है, बायोलॉजी होती है, उसकी ये दोनों ब्रांच है, इसलिए दोनों का आपस में, दोनों एक तरह की उसकी औलाद है एक्चुअली। तो इन दोनों का बड़ा संबंध है, इन दोनों के बिना काम नहीं चलता है, दोनों एक दूसरे की पूरक होती हैं। तो इसी पूरकता को सिद्ध करने वाली जो बात होती है वो होती है कि पौधों की जड़ों में जीवाणु होते हैं। वो उस भोजन को पका के उस पौधे को देते हैं, और वो उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में उसको ग्रहण करता है, और बदले में वो उसको शरण देता है। अब जो ये जो जो विज्ञान है, जो हमारी जो ये प्राकृतिक खेती है, तो इसमें फिर क्या इनका बड़ा महत्व होता है। तो और फिर वो उसी से जुड़ जाता है, जैसे कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी खेती जिसमें जीवों की हत्या होती हो, तो वो खेती अच्छी खेती नहीं हो सकती है। वो क्या होता है, फिर संतुलन बिगड़ जाता है, जो फूड चक्कर होता है वो आपस में बिगड़ जाता है। प्रकृति ने सृष्टि में कोई भी चीज बेकार नहीं बनाई है, वो कहीं ना कहीं काम आती है, लेकिन और वो एक दूसरे का फूड साइकिल बनती है। अब लेकिन कोई जब एक तत्व ज्यादा बढ़ जाता है, एक तत्व कम हो जाता है, तब उसमें संतुलन बिगड़ जाता है। तो प्राकृतिक खेती का यही एक सिद्धांत है कि हम जैसे जीवों की हत्या नहीं होने दें, हम उसको अहिंसा की खेती करें। तो जैसे हम क्या करते हैं, किसान लोग रासायनिक खेती, रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, उससे क्या होता है, जमीन के जीवाणु मर जाते हैं। जो जीवन होता है जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, वो जीवन खत्म हो जाता है। ऐसे ही जो कीटनाशक डालते हैं उससे भी जीव खत्म हो जाते हैं। एक जीव खत्म होता है, उसकी फूड श्रृंखला, उसका भोजन चक्कर टूट जाता है, और उससे दूसरे जीव प्रभावित होते हैं, अच्छे वाले जीव होते हैं।
जो हमारे मित्र कीट होते हैं वो भी उससे बच नहीं पाते हैं। तो एक तो ये बड़ा मुख्य सिद्धांत हमें अपनी खेती में अपनाना है कि हमने हिंसा नहीं करनी है। अब फिर ये हम क्या पूछते हैं जी, फिर हिंसा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए, काम चल सकता है अगर हम लक्ष्य को निर्धारित करें। हम पहले ये फिक्स कर दें कि हमने भाई हिंसा करनी नहीं है, तो अपने आप रास्ते निकल जाएंगे। तो इसीलिए हम रासायनिक खाद का प्रयोग ना करें, हम जो कीटनाशक है उनका प्रयोग ना इस्तेमाल ना करें, हम पतवार नाशक हैं जो केमिकल, उनका हम प्रयोग ना करें। तो हम कीटनाशक का प्रयोग ना करें, हम कीट नियंत्रक का प्रयोग करें। कीट नियंत्रक में और कीटनाशक में यही फर्क है। कीट नाशक तो कीट को नाश कर देता है और वो ये नहीं देखता है कि अच्छा कौन है बुरा कौन है, वो सभी को मार देता है। कीट नियंत्रक जो होता है वो कीट को नियंत्रण करता है कि उनकी जितनी संख्या में जरूरत है उतनी संख्या उसकी रहती है और फालतू की संख्या उसमें नहीं नहीं होती है। तो इसलिए हम एक तो ये बिल्कुल भी रासायनिक खादों का, और रासायनिक खाद से भी ज्यादा हानिकारक रासायनिक कीटनाशक होता है। रासायनिक खाद तो फिर भी क्या है, किसी न किसी तत्व से बनी है, तो वो अगर निश्चित मात्रा में दें तो वो अगर पौधा उसको ग्रहण कर ले और जमीन में, पानी में, वातावरण में वो नहीं फैले तो उतना नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन कीटनाशक सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि कीटनाशक जो है वो अच्छे कीटों को भी मार देता है, अच्छे जीवाणुओं को भी मार देता है, और वो फसल के ऊपर उसका अवशेष पड़ा रहता है, चाहे वो बीज के ऊपर हो, फल के ऊपर हो, सब्जी के ऊपर हो, पत्तों के ऊपर हो। हम कितना भी धो लें वो जाता नहीं है, वो जाता नहीं है, तो फिर वो हमें वापस घूम फिर के हमारे पास ही आ जाता है। वातावरण में उड़ेगा तो सांस के द्वारा आ जाएगा, वो पानी में घुलेगा तो पानी के द्वारा आ जाएगा, अनाज के द्वारा हमारे शरीर में आ जाएगा, तो वो नुकसान हमें ही करेगा। तो हमें ये नहीं सोचना है कि भी हम तो अपने लिए, हमने प्राकृतिक खेती 2 बीघा जमीन में कर ली है और हम तो गेहूं वहीं से लेते हैं, बाकी जो है वो हम तो बेच देते हैं। अरे तो बेच देते हैं, वो भी तो कहीं जाता है ना। जो शहरों में हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, हमारे रिश्तेदारों के बच्चे पढ़ रहे होते हैं, हमारे दूसरे भाई पढ़ रहे होते हैं, तो उन वो भी तो खाते हैं। वो कहाँ से खाते हैं? तो वो घूम फिर के हमारे पास ही आती है। या जो कंपनियों वाले हैं उसको पैकिंग करके वापस हमारे पास भेज देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हमने तो नहीं खाया जी तो हम बच जाएंगे, हम बच नहीं सकते हैं। इसलिए कोशिश ये करें, कन्हैया जी थोड़ा सा आप म्यूट कर लें प्लीज। जो भी नए सदस्य जुड़ते हैं वो म्यूट करते जाएं। तो वरना बीच में फ्लो टूट जाता है, बात लिंक थोड़ा सा मतलब थोड़ा गड़बड़ा जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि बीच में अपने बाद में हम प्रश्न उत्तर सेशन रखेंगे, उसमें सबसे आपसे बातें करेंगे। कोई सवाल होगा आपका, उसका जवाब भी देंगे। मेरा कोई सवाल होगा तो मैं नहीं दे पाऊंगा तो कोई दूसरा एक्सपर्ट देगा। तो इस तरह से हम प्राकृतिक खेती में पहला तो यही है कि हम रासायनिक खादों को और जो रासायनिक कीटनाशक है उनका प्रयोग नहीं करें। अब बात आती है कि पौधे को तो भोजन तत्व तो चाहिए। अब भोजन तत्व के बारे में एक इस विज्ञान को समझना बड़ा जरूरी है कि जमीन के अंदर जैविक कार्बन होता है, जो फसल अवशेष के रूप में, पशुओं के गोबर के रूप में, या किसी भी रूप में वो जो जैविक कार्बन होता है, वो जैविक कार्बन बहुत जरूरी होता है। वो जैविक कार्बन ही उन जीवाणुओं, उस जैविक कार्बन को ही वो जीवाणु ग्रहण करते हैं और फिर वो पौधे को भोजन के रूप में देते हैं। तो जैविक कार्बन जो एक अच्छी जमीन में 4%, 4.5% होना चाहिए था, और जो 2.5% से कम तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज अगर हम मिट्टी की टेस्टिंग करवाते हैं तो वो 0.5%, आधा परसेंट भी रह गया है। कई जगह तो आधे परसेंट से भी कम हो गया है। क्यों हो गया है? कि हम जमीन से उत्पादन तो ले रहे हैं, जमीन का कार्बन तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो भूमि में था, लेकिन पुनः कार्बन उसमें डाल नहीं रहे हैं हम। ना तो कोई उसमें फसल अवशेष की खाद डालते हैं, ना हम गाय के गोबर उसमें डालते हैं। तो वो कार्बन तत्व जमीन में आएगा कहाँ से? फिर हम क्या करते हैं? फिर हम एक तरीका अपनाते हैं जो नशेड़ी लोग अपनाते हैं। नशेड़ी लोग क्या करते हैं कि वो कोई पोषक तत्वों वाला भोजन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? कोई नशा करेंगे। नशा करेंगे तो एक बार तो शरीर आपका बड़ा ऐसे लगेगा कि बड़ा बलवान बन गया है, तो एक बार तो काम चल गया, लेकिन वो आपके शरीर को खराब कर गया। रासायनिक खादें ऐसी ही हैं, वो जमीन में एक बार तो आपको ऐसा लगेगा कि भी आपकी फसल अच्छी हो गई है, लेकिन
जमीन को हमेशा के लिए खराब कर देती है। क्यों कर देती है कि जो जीवन का आधार है, जैविक कार्बन जो है वो जीवन का आधार होता है। वो जीवाणु उसी से पलते हैं, फिर बाकी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे उनके ऊपर ही निर्भर होती है। तो रासायनिक खाद डालने से वो जो जैविक कार्बन होता है वो हम नहीं डाल पाते हैं, वो खत्म हो जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर और कई कारण होते हैं जिससे जैविक कार्बन जमीन से कम होता जाता है। उसमें से उदाहरण के लिए कुछ हैं, जैसे जमीन को बिल्कुल खुला छोड़ देना। जब खुला हम छोड़ देते हैं तो जो मिट्टी के अंदर जो जैविक कार्बन होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके उसकी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। खुली जमीन छोड़ने से हवा के साथ भी वो बह जाता है, और कुछ अगर पानी है तो पानी के साथ भी घुल के भी बह जाता है, मिट्टी की जड़ों से नीचे चला जाता है, जो हमें जो पौधे को भी काम में नहीं आता है। और एक जो हम ये जुताई करते हैं, जिसे हम टिलिंग कहते हैं, हल जो चलाते हैं, मिट्टी को जो बहुत ही अल्टा पलटी करते हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान करता है। इससे क्या होता है कि वो बार बार जब बुआई करेंगे हम तो हल चलाएंगे, उसको मिट्टी को पलटी करेंगे, तो वो अंदर छुपा हुआ जो जैविक कार्बन है वो फिर बाहर आ जाता है। बाहर आ गया तो वो हवा के द्वारा भी चला गया, वो धूप के द्वारा भी ऑक्सीडाइज होकर भी चला गया। तो धीरे धीरे करके उसके अंदर जो छुपा हुआ जैविक कार्बन है उसको भी हम खत्म कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल भी आप हल नहीं चलाएं। आप जैसे कई बार खरपतवार हो जाती है तो आप कम गहराई वाला आप उसमें हल चला सकते हैं, जिससे जमीन के जो जीव हैं, जीव चाहे वो जीवाणु हो चाहे वो केंचुआ हो, वो डिस्टर्ब ना हो। देखो, इनका भी एक तरह का घर होता है। जीवाणु भी अपनी कॉलोनी बनाते हैं, केंचुए भी अपना घर बनाते हैं, और वो जो ये जो बनाते हैं, जितना भी ये काम करते हैं, सब पौधों के लिए फायदेमंद होता है, प्रकृति के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन हम इनके घर को डिस्टर्ब कर देते हैं। जब डिस्टर्ब कर देते हैं तो बिना जीवाणुओं के पौधे टिक नहीं पाते हैं, फिर वो रासायनिक खाद से ही उनको हम देते हैं। तो इसलिए विदेशों में इसे नो टिलिंग खेती भी कहा जाता है, कि टिलिंग नहीं करनी है, यानी कि जमीन को गहरे हल से पलटा वल्टी नहीं करनी है। कई बार क्या होता है, जैसे किसान की कोई जमीन पक गई है, या जैसे हम रासायनिक खाद डालते हैं जिससे भी क्या होता है, जमीन पक जाती है, पक्की हो जाती है। तो जमीन को कैसी जमीन होनी चाहिए वो आप सब किसान हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं कि दोमट मिट्टी हम सबसे अच्छी मानी जाती है। दोमट मिट्टी किसे कहते हैं? जिसके दो गुण होते हैं, दो मिट्टी का गुण होता है। दो गुण कौन से होते हैं? एक मिट्टी ऐसी जो उसमें से पानी का निकास हो उसमें से। दूसरी गुण होता है मिट्टी का कि पानी को रोके, यानी इसमें भी संतुलन बनाना होता है कि पानी को वो जितना चाहिए, नमी चाहिए उतना तो पानी वो मिट्टी रोक ले। लेकिन अगर पानी ज्यादा आ गया तो उस पानी को खड़ा रह के फसल खराब ना हो, इसलिए उसको निकास कर देती है। तो ये दो गुणों वाली मिट्टी बहुत जरूरी है। जैसे निकास करने वाली मिट्टी हम जानते हैं कि रेतीली मिट्टी होती है, बालू मिट्टी होती है, उसमें पानी टिकता नहीं है, जैसे पानी डाला वो नीचे चला गया। जो चिकनी मिट्टी होती है वो इसका अपोजिट होती है, वो क्या करती है, पानी को रोक के रखती है। पानी को रोक के रखेगी, पानी को नीचे जाने नहीं देगी, तो क्या होगा, जो जीवाणु है वो जीवाणु भी घुट के मर जाते हैं, जो जीव हैं वो भी घुट के मर जाते हैं। तो इसीलिए तो फ्लड इरिगेशन को, जो पानी बहुत ज्यादा टाइम तक रहता है, वो उसे अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि उससे जीवाणु मर जाते हैं, जीव मर जाते हैं। अब करें क्या? फिर करें क्या कि दोनों मिट्टी के गुण वाले, दोनों गुणों वाली जो मिट्टी होती है, जिसमें रेतीली मिट्टी भी है, जिसके अंदर आपका चिकनी मिट्टी भी है, और चिकनी मिट्टी में कार्बन तत्व ज्यादा होता है, पोषक तत्व ज्यादा होते हैं निश्चित तौर पे। तो इन दोनों का मिश्रण जो होता है, दोमट मिट्टी होती है, वो सबसे बढ़िया होता है। फिर इसके अंदर अगर हम कार्बन मिला दें, जैविक कार्बन मिला दें, तो फिर इसकी कमी पूरी हो जाती है, फिर ये बहुत उपजाऊ मिट्टी हो जाती है। तो अब मिट्टी से ही शुरू करते हैं। खेती की बात आई तो हम मिट्टी, जैसे मैंने बताया कि मिट्टी जरूरी है। धरती माता ही तो, धरती को माता क्यों कहते हैं? कि धरती माता हमें माँ की तरह हमें पालती है। कैसे पालती है? वो हमें वहाँ रहने की जगह देती है, वो अपना आंचल देती है, वो हमें खाने पीने का भोजन, फल फ्रूट सब्जी सब कुछ वो उसी से तो मिलता है हमें। तो जल भी उसी के ऊपर टिका हुआ है। तो इसलिए धरती जो माता है, तो माता की तरह ही हमें इसका सम्मान करना है, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, इसे हमें नंगा नहीं छोड़ना है, हमें इसको खुला नहीं छोड़ना है, इसको ढक के रखना है। ढक के रखने का जैसे बात चली तो मल्चिंग इसे हम कहते हैं, हिंदी में शायद आच्छादन कहते हैं। तो मल्चिंग होना बहुत
जरूरी है। मल्चिंग से बड़े फायदे हैं। हम ये एक बड़ा मुख्य तत्व होता है जो मैंने विदेशों में देखा कि इसका खूब प्रयोग होता है। विदेशों में तो यूरोप में यहाँ तक का मैं आपको बताऊं, जैसे अभी दिल्ली में आपने देखा होगा कि प्रदूषण इतना फैल रहा है। प्रदूषण क्यों फैल रहा है? उनको लगता है कि खाली धुएं से आ रहा है। खाली धुएं से प्रदूषण नहीं है, उसमें मिट्टी के धूल के कण है। धूल के कण क्यों है? कि मिट्टी एक तो सफाई नहीं होती है, फिर मिट्टी मिट्टी खुली रहती है। खुली रहने से वो हवा से और वो हवा में मिल जाती है और उसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। विदेशों में ये चीज नहीं होती, वहां मिट्टी को कभी खुला नहीं छोड़ा जाता है, खासकर यूरोप में या अमेरिका में। तो वो क्या फिर करते क्या है, वो क्या करते हैं, उसके ऊपर मल्चिंग करते हैं। अगर सड़क के किनारे पेड़ पौधे भी जमीन में लगे हुए हैं तो वहां से वो पत्तों को नहीं हटाएंगे, वो उसके ऊपर मल्चिंग रखेंगे। यानी वहां आपको खुली जमीन आपको नजर नहीं आएगी, या तो वो हरियाली से कवर होगी, उसके ऊपर हरी मल्चिंग होगी, पेड़ पौधे होंगे, या पक्की कवर होगी, कहीं फुटपाथ है तो कहीं सड़क है। और ज्यादा ये मल्चिंग है तो मल्चिंग से क्या होता है कि वो मिट्टी बाहर दिखती नहीं है, हवा से उड़ती नहीं है, तो वहां प्रदूषण नहीं होता है। और उस मिट्टी में बड़ी एक सोंधी मिट्टी की सी खुशबू आती रहती है आप जब भी बाहर निकलते हैं। क्यों? वो जो जो आच्छादन होता है, जो मल्चिंग होती है, उस जीवाणु उसको खाद बनाते रहते हैं। उसकी खाद बनाने से हमेशा ही उस मिट्टी में सोंधी मिट्टी की खुशबू आती है। तो ये एक तो मिट्टी का टाइप हो गया, दूसरा मिट्टी का बचाव हो गया। बचाव कैसे करें? जैसे ये आच्छादन वाला है, जैसे मल्चिंग वाला है। अगर जो किसान ग्रीन मल्चिंग करते हैं, आजकल तो किसानों ने प्लास्टिक भी मल्चिंग शुरू कर दी है। वो तो देखो मैं अच्छा नहीं कहूंगा, हालांकि उससे जो फायदा होता है वो तो होता है, बट वो प्लास्टिक बाद में फिर धीरे धीरे वो वातावरण में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है, माइक्रो प्लास्टिक के रूप में फिर हमारे शरीर में चला जाता है, उसमें कैंसर हो जाता है। तो मैं प्लास्टिक वाली मल्चिंग का तो पक्षधर नहीं हूं। मैं तो कहूंगा कि जो फसल अवशेष की मल्चिंग है वो की जाए। जो भी हमारे फसल अवशेष होते हैं, जो भी हमारी पेड़ पौधों की छंगाई होती है, तो वहाँ विदेशों में ये बड़ा खास चीज मैंने देखी। वहाँ पेड़ पौधों की जो छंगाई होती है उसे उसी टाइम वो श्रेड कर देते हैं, उसको चूरा बना देते हैं, और उस चूरे से वो मल्चिंग का काम लेते हैं। और वो मल्चिंग धीरे धीरे बाद में खाद में कन्वर्ट हो जाती है और मिट्टी को ढक के रखती है। मिट्टी को जब ढक के रखेगी तो मिट्टी की जो नमी है वो बनी रहती है, और मिट्टी के जो जीवाणु होते हैं वो बने रहते हैं, वो उनकी ज्यादा ग्रोथ होती है। फिर उसका एक फायदा ये होता है कि गर्मी के अंदर जमीन उतनी गर्म नहीं होती है, और सर्दी के अंदर भी वो उतनी ठंडी नहीं होती है। उससे क्या होता है, उसके जो अंदर के जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो बचे रहते हैं। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा हमारे क्या काम आता है कि गर्मी में हमारी त्वचा जले नहीं, सर्दी में हमें ठंड नहीं लगे। तो धरती माता का जो कपड़ा है, धरती माता का जो वस्त्र है, वो या तो पेड़ पौधे हैं, या फिर हरियाली है, या फिर ये जो अगर जहां नहीं है वहां पे मल्चिंग है। और जो फसल अवशेष की मल्चिंग सबसे बढ़िया है। उससे क्या है कि एक तो फसल अवशेष जो होता है वो ठिकाने लग जाता है। हम किसान क्या करते हैं, फसल हम अनाज अनाज रख लेते हैं और फसल अवशेष को, पराली को या तो जला देते हैं या सड़क के किनारे डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बहुत काम की चीज है, वो बहुत गोल्ड है। उसी से तो आप अपनी धरती का जैविक कार्बन बढ़ा सकते हैं। उसको आप श्रेडिंग करवा लें। आजकल श्रेडिंग की बहुत मशीनें आती है जो उस लकड़ी को चूरा कर देती है, और उस चूरे को आप फिर जब आप जमीन में डाल सकते हैं, उसकी खाद बना के अलग से, पूरी खाद बनने के बाद भी डाल सकते हैं, या वैसे भी डाल सकते हैं, या उसको मल्चिंग के रूप में डाल सकते हैं। तो धीरे धीरे मिट्टी के जो जीवाणु होते हैं वो उसको खाद में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसलिए धरती माता को आच्छादन जरूरी है, मल्चिंग जरूरी है। और मल्चिंग के फायदे बहुत हैं कि एक, फिर क्या, जो पानी आपने डाला वो पानी रिटेन कर जाता है, पानी जल्दी भाप बन के उड़ता नहीं है। देखिए, ये मैं क्यों कह रहा था इन सब चीजों की साइंस का, मैं इसीलिए तो आप लोगों से कह रहा था कि जो साइंस है उसको समझना बड़ी जरूरी है। कई बार हमें पता नहीं होता है कि भी ये हम डाल तो रहे हैं, लेकिन उसका फायदा क्या है, ये कारण क्या है, ये फायदा कैसे करती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है। भले ही हमने विज्ञान नहीं पढ़ी है, लेकिन हमें अब उन, कम से कम इन जरूरी चीजों का
पीछे का विज्ञान हमें पढ़ना चाहिए। और आजकल बड़ी आसानी से गूगल बाबा हमें मदद कर सकता है, चैट जीपीटी मदद कर सकती है, जेमिनी मदद कर सकती है। हमारे किसी इतने सारे ग्रुप बने हुए हैं, किसी से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम विज्ञान केंद्र में जाके पूछ सकते हैं, किताबों से पूछ सकते हैं। तो हमें कॉपी नहीं करना है कि किसी ने किया हमने उसको कॉपी कर लिया, उसको नुकसान हुआ तो हमें भी नुकसान हुआ, उसको फायदा हुआ तो हमें भी फायदा हुआ। इसके पीछे की विज्ञान समझने की अगर आप जिज्ञासा रखेंगे तो आप इसकी गहराई में जाएंगे, इसके पीछे के कारणों का पता लगेगा। फिर आप किसी की नकल नहीं करेंगे, फिर आप कुछ भी काम करेंगे वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि इससे फायदा क्या है, इससे नुकसान क्या है। तो इसलिए बार बार ये विज्ञान की बातें आ जाती है। तो आच्छादन वाली बात हो गई, और ये जो खेती है इसमें धीरे धीरे करके वो पांचों जो जय मैंने कहा था, जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन, ये पांचों कवर हो जाएंगे। जल आपको पता है, जल बहुत जरूरी है। जमीन की हम बात कर ही रहे हैं, जल बहुत जरूरी है। जल के बिना अब जल किस रूप में जरूरी है ये बड़ा समझना जरूरी है। कई बार हमें लगता है कि हमें तो मिट्टी को पानी से भरना है, जैसे फ्लड इरिगेशन हमारे यहाँ कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नहरें वगैरह होती है तो ड्रिप इरिगेशन महंगा है, इसलिए हम हमारी प्राचीन पद्धति से ही हम उसको करते रहते हैं। बट उसका भी हमें विज्ञान समझना जरूरी है। धरती को या पौधों के जड़ों में रहने वाले जीवाणुओं को या पौधों को पानी की जरूरत नहीं है, नमी की जरूरत है। पानी उसको खड़ा रख के भर के जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खड़ा हुआ पानी जो है वो पौधे की जड़ों से जो नीचे चला जाएगा वो भी उसके काम नहीं आएगा। कुछ पानी भाप बन के उड़ जाएगा, वो भी काम नहीं आएगा। तो सिर्फ नमी बना के रखना ही जरूरी है। तो अब वो नमी, इसीलिए तो जो ड्रिप इरिगेशन है वो कामयाब क्यों है कि कम पानी से, फव्वारा पद्धति क्यों कामयाब है कि कम पानी से जमीन की सिंचाई हो जाती है, फसल हो जाती है और पानी भी कम लगता है। और धीरे धीरे पानी की तो कमी देखी होती जाएगी। आपको किसान है, मैं भी किसान हूं, तो नहरों में धीरे धीरे करके जैसे वो नहरें आगे जाती हैं और पानी को वो इंडस्ट्री को देते हैं, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए देते हैं, या उसमें से लीकेज होता है, उसमें से भाप बन के पानी उड़ता है, तो पानी की तो कमी होती जा रही है। फिर जो थोड़ा बहुत पानी बचा है वो प्रदूषित हो जाता है। तो ये आने वाले टाइम पे पानी की तो और कमी होती जाएगी। तो फिर करें क्या? पानी के बिना तो खेती नहीं होगी। उसका इलाज यही है कि एक तो पानी का संरक्षण करें, पानी जो हम डालते हैं वो बचे, वो ज्यादा टाइम तक चले। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका मल्चिंग का है, उसके सबसे अच्छा तरीका मिट्टी में जैविक खाद मिलाने का है, जैविक कार्बन मिलाने का। जैविक कार्बन मिट्टी में जब होता है तो वो मिट्टी क्या करती है, पानी को रिटेन करती है, पानी को जल्दी से ना तो नीचे जाने देती है ना ऊपर जाने देती है। तो वो पौधों के काम आता है। तो इसलिए ये सिद्धांत भी समझना जरूरी है कि पौधों को और जीवाणुओं को नमी की जरूरत होती है, उसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। और बारिश का पानी सबसे अच्छा पानी होता है। क्यों होता है कि बारिश के पानी में ऑक्सीजन भी मिली होती है, बारिश के पानी में नाइट्रोजन भी मिली होती है। वातावरण में जो 2/3 से ज्यादा, जो कम से कम 3/4 जो नाइट्रोजन होती है, वो पौधे वैसे तो काम में ले नहीं सकते हैं, पौधे उसको सीधी तो ग्रहण कर नहीं सकते हैं। तो उस नाइट्रो, और हमें पता है कि जैसे यूरिया होती है, तो यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। एनपीके आप समझते हो ना? तो एनपीके में जो एन तत्व होता है वो नाइट्रोजन होता है, वो पौधों की ग्रोथ के लिए भी जरूरी होता है। लेकिन वो अगर प्राकृतिक रूप से पौधे को मिलेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो प्राकृतिक रूप से कैसे मिलता है कि जो वातावरण की जो नाइट्रोजन होती है, जो बहुतायत में मिलती है, खूब खुले में पड़ी हुई है, 76-77% तक पड़ी हुई है। तो ये जो जीवाणु होते हैं ये उसको ग्रहण करके पौधे को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके, खाद के रूप में कन्वर्ट करके पौधे को दे देते हैं। तो इसीलिए इसको नाइट्रोजन फिक्सिंग भी कहा जाता है कि पौधे कुछ वैसे तो सभी पौधों में थोड़े थोड़े होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा, आप चने का पौधा उखाड़ेंगे, आप मेथी का पौधा उखाड़ेंगे, तो उसकी जड़ों में आपको गांठ मिलेगी। ये गांठ क्या है? ये गांठ उन नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले या ग्वार है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है। इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो ये तो एक तरीका तो खाद का ये हो गया कि हम नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले पौधे लगाएं, ऐसे पेड़ लगाएं, जैसे शमी है, जैसे शीशम है, टाली है, जैसे आपका सहजन है।
ऐसे पौधे, ये इनकी जड़ें जो है नाइट्रोजन को फिक्स करती है। तो इनकी इनकी जो इनके पौधों के पास में जैसे खेजड़ी है, जो शमी है, जो घास है, वो उसके नीचे फसल कभी खराब नहीं होती है। राजस्थान में, मैं राजस्थान में हूँ, तो वहाँ खेजड़ी, वहाँ का राज्य वृक्ष है, वो खूब पाया जाता है वहाँ पे। पहले मैं गल्फ में रहा, तो गल्फ में यूएई का ये राष्ट्रीय पेड़ है। तो इसके पेड़ के नीचे आपको फसल ज्यादा बड़ी दिखाई देगी। क्यों दिखाई देती है? कि इसकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सिंग के बैक्टीरिया होते हैं, तो वो वातावरण की नाइट्रोजन को खाद के रूप में पौधों को देते रहते हैं। फिर इनकी पत्तियों के अंदर भी नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो हम ऐसे पेड़ लगाएं, ऐसे पौधे लगाएं जिससे नाइट्रोजन फिक्सिंग हो। अब जैसे मैं राजस्थान से आता हूं, तो हमारे वहाँ क्या करते हैं, खरीफ में गवार की फसल बीजते हैं। वैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग के जो बैक्टीरिया होते हैं सारी दलहनी तिलहनी फसलों में सभी में होते हैं, तो गवार में भी होते हैं। तो जिस बार हम गवार बीजते हैं, उसके बाद अगली जब हम रबी की फसल उसमें लगाते हैं, तो गेहूं बहुत बढ़िया होती है। और जिस फसल में हम चना भी लगाते हैं, वो सरसों लगाते हैं, उसमें अगली बार हमारा कपास बहुत बढ़िया होती है। तो क्यों होती है? तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम रासायनिक खाद नहीं हम यूज करना चाहते हैं, प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, तो प्राकृतिक तरीके से पौधे को देखो भोजन चाहिए, वो तो कहीं से उसको लेना है। नहीं हम भोजन देंगे तो उसको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, तो पौधा कमजोर होगा, उसका फल कमजोर होगा, उसका अनाज कमजोर होगा, बीज कमजोर होगा, उसमें बीमारियां ज्यादा लगेंगी। बीमारियां ज्यादा लगेंगी तो फिर कीटनाशक का प्रयोग होगा। तो इसलिए ये पूरी तो हमें करनी है, बट किस तरीके से करनी है, इसको प्राकृतिक तरीके से करनी है। एक तो तरीका ये है कि हम उसमें जैविक खाद डालें। जैविक खाद आप तरल रूप में डाल सकते हैं, आप जीवामृत के रूप में डाल सकते हैं, पानी में मिला के। सब आप सब किसान हैं तो पता होगा कि जीवामृत क्या होता है। ऐसे ही आपका जो गोबर की खाद है उसके रूप में डाल सकते हैं, तरल बना के भी डाल सकते हैं, गाय के मूत्र से बना के डाल सकते हैं, या फिर जो फसल अवशेष होता है इससे खाद बना के हम डालें, तो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, मिट्टी हल्की हो जाती है, और मिट्टी में हवा भी आती है। देखो अब बात आती है हवा की। ये 5 तत्व घूम फिर के जो पंच महाभूत तत्व हैं वो भी आते हैं, जो 5 जय मैंने बताए वो भी आते हैं। ये किसी न किसी रूप में आते हैं, इसलिए हमें इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हवा क्यों जरूरी होती है? कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो पौधे का भोजन बनाते हैं, जो पौधे के रसोइये होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको जिंदा रहने के लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वो ऑक्सीजन जो 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 भूमि में छिद्र होते हैं उसके द्वारा आती है। ऐसे ही जो केंचुआ है या दूसरे जीव हैं, वो भी उनको भी हवा चाहिए। तो वो हवा कहाँ से आएगी? वो हवा ऐसे आती है, जो जो जमीन पोली होती है। वैसे जमीन के मिट्टी के अंदर 20% के आसपास में छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, खाली जगह होती है। तभी तो वो मिट्टी से भरा हुआ गमला, उसके ऊपर पानी डालेंगे तो वो पानी ले लेता है। वो पानी कहाँ जाता है? उन छिद्रों में तो जाता है। इसीलिए तो उसमें ऑक्सीजन होती है और उन छिद्रों में ऑक्सीजन जाती है। इसलिए अगर उसमें जैविक कार्बन होगा, उसमें खाद होगी, जो जैविक खाद होगी या फसल अवशेष की खाद होगी, तो उसको पोला बनाती है, उसमें वॉइड्स ज्यादा बड़ा करती है, उसमें एयर की मात्रा ज्यादा बढ़ाती है। एयर की मात्रा ज्यादा बढ़ाने से क्या होगा? उसको ऑक्सीजन जीवों को मिल जाती है। तो इसलिए ये जो जैविक खाद है, जैविक कार्बन है, ये पौधों में जरूर बढ़ाना चाहिए। पानी की हम बात कर रहे थे कि बारिश का पानी में नाइट्रोजन ज्यादा होती है, तो वो भी पौधे के लिए बहुत उपजाऊ होती है। बारिश का पानी अगर आप दोगे तो पौधे लहलहा उठते हैं। कम बारिश से पौधे बड़े खुश हो जाते हैं। और सिंचाई के पानी से, खासकर ट्यूबवेल के पानी से, यहाँ मैं आपको बड़ा साफ बताना चाहूंगा, जो नीचे से जो पानी मिलता है, ट्यूबवेल का पानी होता है, वो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम होती है, होती नहीं है। तो वो इतना अच्छा नहीं होता है। नहर का पानी, खुला पानी फिर भी अच्छा होता है। तो अगर आपको ट्यूबवेल से पानी लगाना भी पड़े, तो उस ट्यूबवेल के पानी को अगर आप डिग्गी में इकट्ठा करेंगे, स्टोर करेंगे, फिर उसको इस्तेमाल करेंगे, तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा। बारिश का पानी तो फायदेमंद है ही है, तो बारिश के पानी को इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। बारिश के पानी को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा हम इकट्ठा करें। हम ये श्योर करें कि हमारे खेत का पानी बाहर नहीं जाए। हम मेड़ बनाएं खेत की चारों तरफ। जो बारिश का पानी है वो हमारी धरती में ही जाना चाहिए, वो हमारी धरती से बह के बाहर नहीं जाए। बारिश का पानी जब बह के बाहर जाता है, तो वो धरती के जो मिट्टी के जो तत्व होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, उनको वो साथ ले जाता है।
तो वो मिट्टी कमजोर हो जाती है। ऐसे ही जो मिट्टी में हम बहुत ज्यादा पानी डालते हैं, बार बार डालते हैं, तो भी वो उसके पोषक तत्व जो है वो गहराई में चले जाते हैं, जो वो पौधे के काम नहीं आते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि पानी उतना दो जितना पौधे को जरूरत है, नमी की जरूरत है, ज्यादा पानी से नुकसान हो जाता है। तो इसलिए बारिश के पानी का हम संचयन करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम करें, पानी को हम अपनी जमीन से बाहर नहीं जाने दें। तो इस तरह से पानी वाला हो गया। अब बात करते हैं हम अपने बीजों की, कि हम एक तो जो बाहर की कंपनियों के गुलाम बन गए हैं, हम अपनी फसल पैदा करते हैं और विदेशी कंपनियां हैं, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, वो उसकी ग्रेडिंग करते हैं, वो उसको ले जाके और फिर पैकिंग करके फिर हमें वापस दे देते हैं, देसी हो चाहे विदेशी हो। विदेशी कंपनियां तो फिर और ज्यादा नुकसान करती है। वो क्या करती है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीज होते हैं उसको वो हमें बेचती है। उसकी उसकी उसमें क्या होता है कि वो तो डिजाइन किया हुआ बीज है, डिजाइन किया हुआ बीज है, तो वो डिजाइन किया हुआ भोजन भी मांगेगा, वो रासायनिक खाद मांगेगा, वो कीटनाशक भी मांगेगा। तो हम उस कूच चक्कर में फंसते रहते हैं। तो हमें कोशिश ये होनी चाहिए कि हम खुद अपने बीज तैयार करें, बीज को तैयार करें, हम अपने अच्छे बीजों का सिलेक्शन करें, हम उसको उसकी ग्रेडिंग करें, उसको संभाल के रखें, फिर उसका उपचार करें। बीज को उपचार की भी जरूरत होती है, जैसे बीजोपचार हम बनाते हैं, गाय के मूत्र से हम बीजोपचार भी करते हैं, राख से भी करते हैं, आपने देखा होगा कई बार। तो अब ये जो भी चीज आप ऑब्जर्व करते हो कि कोई किसान अगर मान लो कपास का बीज लगा रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो उसको थोड़ा सा गीला करके राख में लपेट के वो उसको उपचार करके फिर बिजाई करते हैं। अब हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि भी ये क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, उसके पीछे जाना चाहिए, उसको सर्च करना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई इसको। अब किसान जो बेचारा सॉरी एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है तो गले में थोड़ी सी खराश भी हो रही है, तो क्या करें। तो वो उसको भले ही पता ना हो कि मैं राख क्यों मिला रहा हूं, लेकिन उसको ये पता है कि राख मिलाने से ये बीज अच्छा उगेगा, इस बीज में कीड़ा नहीं लगेगा। अब इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, साइंस क्या है, साइंस में बताता हूं कि मिट्टी या पानी दो तरह के होते हैं, जैसे देखा होगा, एक अम्लीय, एक क्षारीय। अम्लीय मिट्टी होती है जिसमें एसिड ज्यादा होता है, एसिडिटी ज्यादा होती है। क्षारीय मिट्टी में लवण, क्षार ज्यादा होता है। अब ये भी संतुलन बहुत जरूरी है। तो जो खाद का प्रयोग ज्यादा हम करते हैं तो ओबियसली उसमें एसिडिक सॉइल ज्यादा होती है, और एसिडिक सॉइल में ही बीमारियां ज्यादा फैलती है। जो जीवाणु ज्यादा बढ़ते हैं, हानिकारक जीवाणु है, चाहे दूसरे भी हो, हानिकारक तो और ज्यादा बढ़ते हैं, तो वो एसिडिक सॉइल में बढ़ते हैं। जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट होते हैं वो भी एसिडिक सॉइल में ज्यादा बढ़ते हैं। अब उसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, ये राख मिलाई जाती है। राख जो होती है वो क्षारीय होती है, तो उससे वो एसिडिटी वाले जो जीवाणु है, नुकसान पहुंचाने वाले जीवाणु है, वो उस बीज को खाते नहीं है, उस बीज को नुकसान नहीं करते हैं, वो बीज को खराब नहीं करते हैं, उस बीज में घुन नहीं लगेगा। तो इसीलिए वो राख मिलाई जाती है। राख बहुत काम की चीज है। हम किसान कई बार क्या करते हैं, जो भी कांटों वाले, मान लो कोई अगर पेड़ों की छंगाई है या कुछ और है, या हमारी हवन की राख है, गाय के कंडों की राख है, हम उसे ऐसे फेंक देते हैं। कभी नहीं फेंकना चाहिए। वो जमीन के लिए, मिट्टी के लिए बहुत लाभदायक है, खासकर उस मिट्टी के लिए जहाँ पे जिसमें बीमारी लगी हो या जिसमें एसिडिक सॉइल ज्यादा हो। तो राख जब भी हमें मिले कहीं भी, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। राख एक बहुत अच्छा कीटनाशक के रूप में भी काम करता है। जब आप पौधे के ऊपर भी राख, एक तो पौधे के चारों तरफ जमीन के ऊपर अगर आप राख छिड़क देंगे, तो बहुत सारे जो रेंगने वाले, जो नुकसान करने वाले कीट हैं, वो उनको वो नुकसान पहुंचाएगी, उनको वो डिहाइड्रेट करेगी, उनकी शरीर से वो उसके शरीर को पंक्चर करेगी, तो उसके शरीर का जो पानी है वो निकल जाएगा और वो मर जाएगा। जैसे स्नेल है, घेंगा जैसे होता है। तो इस तरह से राख का इस्तेमाल हमें जरूर करना चाहिए। मिट्टी के ऊपर छिड़क के थोड़ा सा करें, बाकी कीटनाशक के रूप में भी हम करें। कीटनाशक के रूप में पौधे के ऊपर जब आप छिड़क देंगे, तो वो पौधे की पत्तियों पे जब राख चिपकेगी, तो फिर उसमें वो जो कीट नहीं लगेंगे। तो यही सिद्धांत था जो हम बीजों का उपचार राख से करते थे। और ये मेरे दिमाग में आ गया, याद आ गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इस तरह के प्राकृतिक तरीके बहुत है, बहुत ऐसे प्राकृतिक चीजें उपलब्ध है। जैसे अब कोई कहेगा जी हम
फास्फोरस का क्या, अगर हम खाद नहीं लेते हैं तो फास्फोरस को हम कहाँ से पूर्ति करेंगे? तो खास फास्फोरस की पूर्ति भी जो है वो रॉक फॉस्फेट होता है, रॉक फॉस्फेट मिलता है, रॉक फॉस्फेट से आप एक प्रयोग में कर सकते हैं। या सबसे बढ़िया तो देखो ये है कि जमीन में अगर जैविक कार्बन होगा, जमीन में जीवाणु होंगे, तो इन जीवाणुओं की एक बड़ी खासियत होती है कि ये न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। अगर कोई एसिडिक सॉइल है, कोई अम्लता वाली मिट्टी है, तो उसको वो संतुलन, उसका पीएच वैल्यू बराबर कर देंगे, उसकी पीएच वैल्यू 7 पे ले आएंगे। अगर वो ज्यादा क्षारीय है तो भी उसको बैलेंस कर देंगे। तो ये जीवाणु बड़े काम के होते हैं, जैविक कार्बन बड़ा काम का होता है। ये डालेंगे तो आपके जमीन में खाद वाली पूर्ति अपने आप हो जाएगी और ये बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने भूमि को कवर किया, हमने जल को कवर किया, हमने उसके बाद में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मेड़। आपने देखा होगा मेड़, आप तो किसान हैं, इस्तेमाल करते होंगे। या मेड़ के ऊपर लगे हुए पेड़, खेत के चारों तरफ पेड़ होने बहुत जरूरी है, हरित पट्टी होनी, ग्रीन बेल्ट होना बहुत जरूरी है। इस ग्रीन बेल्ट का फायदा क्या है कि ठंडी हवाओं को भी ये रोकती है। जैसे हम राजस्थान से, मैं रहता हूं, तो राजस्थान में लू से हमारी फसलें खराब हो जाती है, खासकर जो छोटी फसल होती है, बिजाई करते ही वो उसको भून देती है, लू चलती है तो वो उसको बर्बाद कर देती है। तो ग्रीन बेल्ट लगाने का ये फायदा है कि वो एक तो आपका ठंडी हवा को भी रोकेगी जो नुकसान पहुंचाती है, जो गर्म हवा को भी रोकेगी, उसको नुकसान, जो गर्म हवा नुकसान पहुंचाती है। और फिर एक माइक्रो कल्चर, माइक्रो क्लाइमेट पैदा करती है, माइक्रो क्लाइमेट पैदा करती है और उस जमीन का तापमान भी कम करती है। तो बहुत गर्मी को वो नहीं होने देती है। तो उस गर्मी ज्यादा नहीं होने से फिर क्या होता है, वो जमीन जो है वो भी ठीक रहती है। वो ठीक रहेगी तो उसके जीवाणु ठीक रहेंगे, फिर आप उसमें ज्यादा फसलें पैदा कर सकते हैं। अब जहां जैसे यूरोप है, यूरोप में एक ही जमीन से 3-3, 4-4 फसलें ली जाती है। और हमारे यहाँ गर्मियों में तो, राजस्थान में तो देखा जाए तो गर्मियों में फसल हम ले नहीं पाते हैं, सिर्फ एक फसल, बिरानी फसल तो एक फसल ले पाते हैं सर्दियों वाली। लेकिन दूसरी जगह हम दोनों फसलें लेते हैं। लेकिन जहां तापमान नियंत्रण रहता है, 40 डिग्री से कम रहता है, 35 डिग्री के आसपास रहता है, वहां आपने देखा होगा एक तो फसल किसी भी सीजन में आप लगा दो, उसका ये फायदा है। दूसरा ये फायदा है कि फसलें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, वहाँ खूब होती हैं, अलग अलग तरह की फसलें, अलग अलग आप फसलें उसमें लगा सकते हो। एक ही जमीन में आप मल्टी लेयरिंग की फार्मिंग आप कर सकते हो, कि ऐसा नहीं है कि एक फसल पे डिपेंडेंट है हम, उसको जब कटेगी निकलेगी तभी हम दूसरी बोएंगे। तो मल्टी लेयरिंग वाली खेती भी आप कर सकते हैं वो। तो इसलिए ये जो जो ग्रीन बेल्ट की मैं बात कर रहा था, ये उस तापमान को कंट्रोल करने का काम करती है और ये वहाँ की वातावरण में नमी को बढ़ाती है। नमी बढ़ाएंगी तो पौधों के लिए भी बढ़िया होगा, मिट्टी के लिए भी बढ़िया होगा, जीवाणु के लिए भी बढ़िया होगा। तो ग्रीन बेल्ट होना जरूरी है। आप प्लीज अपने खेतों के चारों तरफ मेड़ के ऊपर और वो पौधे पेड़ लगा सको जो नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। फलों वाले और फ्रूट वाले लगा सको तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उन फ्रूट और फलों को खाने के लिए पक्षी आएंगे, फूलों के लिए मधुमक्खियां आएंगी। और अब मधुमक्खियों का बड़ा रोल है, तितलियों का बड़ा रोल है। जैसे परागण की प्रक्रिया आपने देखी होगी कि परागण क्या होता है। देखो ये भी साइंस बार बार में आ जाती है, हमें ये पता होना चाहिए कि परागण क्या होता है। परागण के बिना फूल का फल नहीं बनता है। परागण जैसे नर और मादा प्रकृति ने जो संविधान बनाया है, तो पौधों के अंदर भी नर मादा होते हैं। एक पेड़ नर हो सकता है, पेड़ अलग अलग पेड़, एक पेड़ नर एक पेड़ मादा हो सकता है। एक ही पेड़ के ऊपर एक फूल नर हो सकता है, एक फूल मादा हो सकता है। एक ही फूल के ऊपर एक मादा का अंग हो सकता है, मादा भाग, और नर का भाग भी हो सकता है। वो अलग अलग फसलों में, अलग अलग पौधों में, अलग अलग पेड़ों में अलग अलग होते हैं। वो आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन सिद्धांत ये है कि वो नर और मादा का मिलन जरूरी है, परागण जो है वो मिलने जरूरी है, तभी फूल का फल बनेगा। कई बार हमारे यहाँ फूल आते हैं, बहुत आते हैं, बड़े फूल आए लेकिन सारे झड़ गए, उसका कोई फल बना ही नहीं। कई बार तो वो फूल भी कम आते हैं। कई बार ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि फूल आते हैं, झड़ जाते हैं। तो परागण की प्रक्रिया को हमें समझना बहुत जरूरी है। अब परागण करवाता कौन है? नर और मादा कणों को मिलाता कौन है? परागणों को ये मिलाता है
हवा भी मिलाती है, पक्षी भी मिलाते हैं, मधुमक्खी भी मिलाती है, तितलियां भी है, भंवरे भी हैं, और हम हाथों के द्वारा भी इसको परागण की प्रक्रिया कर देते हैं, जैसे खजूर के पेड़ में की जाती है। और इस तरह से परागण को समझना बहुत जरूरी है। अब परागण ज्यादा कहाँ होगा? जहां आपके खेत में फूल वाले पौधे होंगे। पहले तभी तो किसान मुंडेर के ऊपर या बीच में जमीन के बीचों बीच एक उम्रा, एक रो ऐसे फूल की लगा देते थे। गेहूं जो बीजते थे तो एक कतार सरसों की लगाते थे। तो उससे क्या होता था कि जो परागण को करने वाली मधुमक्खियां हैं, जो तितलियां हैं, भंवरे हैं, वो आ जाते हैं। वो जब आएंगे तो परागण होगा, तो अधिक से अधिक जो फूल हैं वो फल में परिवर्तित होंगे। तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी है कि हम इस विधि को, इस सिद्धांत को समझें, और हम ये फूलों के बीच बीच में क्यारियां, बीच बीच में लाइन के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर हम फूल जरूर लगाएं, फूल वाले पौधे लगाएं। फल वाले पौधे का ये फायदा है कि उस फल को खाने के लिए पक्षी आएंगे, वो वहां रहेंगे। पक्षी बहुत जरूरी है। पक्षी आते हैं तो पक्षी कीटनाशक, पक्षी एक बहुत अच्छा कीट नियंत्रक होता है। पक्षी को हम ऐसे ही सोचते हैं कि पक्षी नुकसान पहुंचाएगा, वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है। अनाज उतना नहीं खाता है जितना वो कीट खाता है। नुकसान वाले कीट होते हैं उनको खाता है। तो पक्षी आने जरूरी है आपके। अब पक्षी आने से वो जय था, जीव वाला जय था, वो आ गया ना साथ में, कि जीव जानवर जीव नहीं होगा आपके खेत में, आपकी खेती में, तो वो खेती पूरी नहीं होगी, वो प्रकृति में संतुलन नहीं होगा। तो आपके खेत में पक्षी होने बहुत जरूरी है। पक्षी होंगे, चमगादड़ होंगे, तो ये आपको ये मित्र कीट जैसे होते हैं। आप पता ही है कि जो किसानों को फायदा पहुंचाने वाले जो जीव होते हैं वो कौन से होते हैं। तो उनकी संख्या होनी जरूरी है। उनकी संख्या होगी तो वो जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं उनको ये अपने आप ही नियंत्रित कर देंगे। तो इसलिए फूल वाले पौधे, फल वाले पौधे हम जरूर लगाएं। उससे क्या होगा कि हमारे कीट आएंगे और वो फल के अवशेष से खाद भी अच्छी बनेगी। तो इस तरह से एक ये था। और उसके बाद में पानी की बात आ गई, बिजाई की बात आ गई, फिर कीटनाशक की बात आ गई, हमारी खाद की बात हो गई। खाद क्या, खाद क्यों कहते हैं इसे? खाद भी एक तरह का खाद्य पदार्थ होता है। खाद का मतलब ही खाद्य होता है, लेकिन वो खाद पशुओं का इसका पौधों का भोजन होता है। पौधों के भोजन को खाद कहते हैं। खाद जरूरी है। अकेले पानी से काम नहीं चलता है। हम सोचते हैं पौधे को पानी देते रहो काम चल जाएगा, नहीं, उसको सॉलिड फूड भी चाहिए होता है। तो वो सॉलिड फूड कुछ तो वो प्रकाश संश्लेषण से बनाता है, और कुछ जो फूड है वो जो है ना नीचे से वो लेता है, तो जड़ों के माध्यम से वो लेता है। तो इसलिए ये चीजें जरूरी है। अब मेरे ख्याल में टाइम तो काफी हो गया है, और कुछ चीजें मैं जो विदेशों से सीख के आया था वो मैं थोड़ा सा आप कवर कर दूं। 5 मिनट ज्यादा लग जाएगा, मैं माफी चाहूंगा, ध्यान नहीं दिया टाइम का। तो एक तो वहाँ क्या करते हैं कि वहाँ जैसे हम बाड़ लगाते हैं, वहाँ उसको डेड हेज कहते हैं। वो अपने खेत के चारों तरफ बाड़ जरूर लगाते हैं, भले ही वो बाड़ सूखी हुई लकड़ियों का ऐसे लाइन में ढेर हो। क्यों ढेर करते हैं? कि उसमें बहुत सारे जीव रहते हैं, और वो सारे जीव उनके नुकसान नहीं करते हैं। वो सारे जीव उनको फायदा पहुंचाते हैं। और कहीं कहीं पे तो बाग में वो क्या करते हैं कि इंसेक्ट होटल बनाते हैं। इंसेक्ट होटल किसे कहेंगे? जैसे हम पक्षी के लिए घोंसला बनाते हैं, ऐसे ही दूसरे जो कीट पतंगे होते हैं उनके लिए वो घर बनाते हैं। वो घर वो क्या करते हैं कि लकड़ी में छेद करके बांस की लकड़ियां, छेद वाली छकड़ियां, ऐसे वो ढेर लगा देंगे। तो उसमें ततैया है, भंवरा है, उसमें इवन तितली भी है। बहुत सारे जो मित्र कीट होते हैं वो मित्र कीट उसमें रहते हैं। तो उसको वो इंसेक्ट होटल कहते हैं। हम उसको कीड़ा घर कह सकते हैं, कीट घर कह सकते हैं। तो हम अगर हम अपने खेत के चारों तरफ अगर हम हरित ग्रीन बेल्ट लगाएंगे, और जहां ग्रीन बेल्ट नहीं है या ग्रीन बेल्ट है के साथ साथ हम लकड़ियों का ढेर भी लगाएंगे, जो भी हमारी हम छंगाई करते हैं पेड़ पौधों की उसको हम कतार में लगा दें,
तो उसमें भी जो अच्छे जीव होते हैं, किसान के मित्र जीव होते हैं, उनको अपने को घर रहने को घर मिलता है। फिर वो आपके खेत की रखवाली भी करेंगे नुकसान वाले कीट को खा के, और आपके जहाँ उनके लिए भोजन मिलेगा, जहाँ उनके लिए पानी मिलेगा, वहीं तो वो रहेंगे ना। तो इसलिए आप उनको वापस बुलाएं, उनको वापस बुलाने का एक ये तरीका है। दूसरा मैंने विदेश से ये सीखा कि वहाँ जो नेटिव प्लांट हैं उनको बहुत बढ़ावा देते हैं, जो लोकल प्रजाति है, स्थानीय प्रजाति है, उसको बढ़ावा देते हैं। हम भी किसान जिस एरिया में जो पेड़ ज्यादा उगते हैं, जो फल ज्यादा देते हैं, जो फसल ज्यादा होती है, हम भी वो करते हैं। लेकिन देखा देखी हम दूसरे भी लगा देते हैं, ये देखते नहीं है कि वो नेटिव वहाँ का है कि नहीं है, या वहाँ नेटिव अगर नहीं है तो अगर नेटिव अडॉप्ट कर लेता है तो भी वो नेटिव हो जाता है। तो नेटिव प्लांट का ये फायदा होता है कि नेटिव प्लांट होने से वहाँ के जो स्थानीय जो कीट होते हैं, मित्र कीट होते हैं, वो हमेशा रहते हैं, और उनके रहने से उनको 12 महीने भोजन मिलता रहता है। और इस वजह से वो फिर मित्र इसलिए वो स्थानीय पौधे बहुत लगाते हैं। इवन जो फूल वाले पौधे भी हैं, जो वो एक निश्चित सीमा तक तो जो हमारी खरपतवार होती है उसको भी वो अच्छा समझते हैं, खरपतवार को अच्छा समझते हैं। खरपतवार से को एक नियंत्रित जगह पे वो लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि उससे उन कीटों को, उन पक्षियों को 12 महीने भोजन मिलता रहेगा, उन मधुमक्खियों को रस मिलता रहेगा फूलों का। तो इस तरह से वो नेटिव प्लांट पे भी हम ध्यान दें, नेटिव प्लांट हम लगाएं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारी कवर हो गई है। दूसरा एक होता है बायोचार, जो कोयले से बायोचार बनाते हैं। तो वो क्या होता है, जैसे कई बार हमें हमें लगता है कि वो लकड़ी है, वो किसी काम की नहीं है, और हम उसको वैसे ही जला देते हैं। हम वैसे जलाने की बजाय उसको कम ऑक्सीजन में उसको जलाएं तो उसका कोयला बनेगा। देखो, एक लकड़ी को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो राख बनती है, और कम ऑक्सीजन में या ऑक्सीजन की एब्सेंस में जलाते हैं तो उसका कोयला बनता है। ये जो कोयला होता है, बायोचार जो होता है, ये पौधे के लिए, जमीन के लिए बहुत बढ़िया होता है। ये क्या करता है, जमीन में अगर मिला हुआ होता है तो ये एक तो छेद पैदा करता है, मिट्टी को हल्का करता है, मिट्टी को भुरभुरा करता है, फिर ये जीवाणुओं का घर इसमें बनाते हैं, और फिर ये धीरे धीरे अपनी जो खाद है, जो वो रिलीज, पौधों का भोजन है, वो रिलीज करता रहता है। तो कभी अगर आपको लगे कि कांटों वाली झाड़ियां हैं, आपने काटी है, किसी काम की नहीं है, तो आप कांटों वाली झाड़ियों को श्रेड करके उसका आप बायोचार बना लें। बायोचार बना के फिर आप अपनी मिट्टी में डालें, जमीन में डालें, तो वो आपकी जमीन को बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। तो मेरे ख्याल में काफी सारी चीजें कवर हो गई हैं, टाइम भी काफी हो गया है। कुछ अगर मैं छूट गया है तो मैं अगली बार में कवर कर दूंगा, या मैं आपको बाद में बता दूंगा। और इस तरह से मैंने मोटी मोटी कवर करने की कोशिश करी है कि भी हम खेती ऐसी करें जो जिससे प्रेम बढ़े, चाहे पड़ोसी का प्रेम है, चाहे वो जीवों के प्रति प्रेम है, चाहे हमारा प्रकृति के प्रति प्रेम है, उससे प्रेम बढ़े, हिंसा नहीं हो। तो ऐसी खेती हमारी होनी चाहिए। ये सिद्धांत में रख के अगर हम काम करेंगे तो हमारी खेती भी अच्छी होगी, हमारा खर्चा भी कम लगेगा, और वो फसल जो उत्पादन होगा वो नुकसान नहीं करेगा। देखो, आज शरीर जो है, सबसे ज्यादा खर्चा हम अपने दवाइयों पे करते हैं, इलाज पे करते हैं। वो क्यों करते हैं कि हमने अपना प्राकृतिक भोजन है वो हमने छोड़ दिया है। प्राकृतिक भोजन को हम दोबारा से शुरू करेंगे, हम खुद पैदा करेंगे, दूसरों को भी देंगे, पुण्य का काम करेंगे। हम अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो हम बहुत बड़ा पुण्य का काम है, फायदा तो है ही है। विदेशों में मैं आपको बता दूं, इसका ट्रेंड बहुत चल गया है। वहां जो ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट होता है उसका 30% 35% रेट ज्यादा मिलता है, महंगा मिलता है। तो उससे किसान का जो खर्चा होता है, किसान को जो थोड़ा सा उत्पादन कम होता है, वो भी उसमें कवर हो जाता है। मैं तो गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा कि यहाँ भी ऐसा करें, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं करेगी तो हम अगर उसको करेंगे, हम एक तो खाना शुरू करें, हम जो खाएं वो ऑर्गेनिक खाएं। ऑर्गेनिक खाएंगे तो ऑर्गेनिक की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसान उसको ज्यादा पैदा करेंगे, ज्यादा पैदा करेंगे तो वो उसकी और डिमांड बढ़ेगी। तो फिर इसलिए वो एक चक्कर चल पड़ेगा। तो हम खुद अपने से शुरुआत करें कि हम ऑर्गेनिक खाना ही खाएं, ऑर्गेनिक सब्जियां ही लें, हम उगाएं तो ऑर्गेनिक उगाएं। तो इससे ये हमारे किसान भाइयों को ही फायदा होगा। तो ऐसे कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सारी बड़ा विषय है, बहुत सारी चीजें इसमें छूट जाती हैं, कुछ याद भी नहीं रहती हैं। तो आगे के सत्रों में हम इसको और कवर कर देंगे। किसी को वैसे कोई पूछना हो तो मैं हर हर समय हाजिर हूँ। व्हाट्सएप के द्वारा मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। सैटरडे संडे को मैं फ्री रहता हूँ, तब भी मैं आप मेरे को दोबारा बुला सकते हैं।
तो मैं यहीं विराम देता हूँ। मोटे मोटे सिद्धांत मैंने आपको बताए हैं। आप किसी का क्वेश्चन हो तो 5 मिनट का हम समय ले सकते हैं, और आप प्लीज पूछिए। किसी ने चैट बॉक्स में डाला हो तो वहां से पूछिए। कोई अलग अपना ऑडियो ऑन करके पूछना चाहे तो, जो भी अभी वो मॉडरेटर है प्रोग्राम के, जो बहन जी एक मॉडरेट कर रही थी, वो उनसे निवेदन है कि वो इस ओवर टू यू। थैंक यू। अब मैं आदरणीय श्री पवन जी को सादर आमंत्रित करता हूं, वो अपनी टिप्पणी देवें। आदरणीय पवन जी। जी जी, धन्यवाद जी। बहुत आज के मुख्य वक्ता बिश्नोई जी का बहुत अभिनंदन है। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन आज तो समय हो गया है। आपसे अनुरोध रहेगा कि अगली बार आप जरूर अगले शनिवार को या रविवार को, शायद रविवार या उसके जो भी उचित समय होगा उस पर हम करेंगे। मेरे मन में प्रश्न ये था कि जो बिश्नोई समाज के की जो परंपरा रही है, जिसमें कि पर्यावरण के प्रति उन्होंने अपना बलिदान किया था, उसकी कहानी को आप अगली बार विस्तार पूर्वक हमें सुनाने का, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। इस मंच पर हम बहुत चर्चा होती है। हमारी चर्चा, आपकी जानकारी के लिए, प्रत्येक बृहस्पतिवार को जो हम प्राचीन भारत के योद्धा हैं उनके ऊपर हमने बहुत सारी चर्चा पिछले 1 वर्षों से हो रही है। लेकिन हमारे पर्यावरण योद्धा, हमारे विश्नोई समाज के बारे में कभी भी चर्चा नहीं हुई है। तो आपसे अनुरोध है कि उसके बारे में आज आपने एक उनकी जो वो थी जो कहावत है या जो भी वो किया था आपने, तो उसको भी आप विस्तार पूर्वक बताइएगा कि उसका कैसे रहा, उसमें लोग कौन थे, उसमें वो महिलाएं कौन थी, उसमें वो पुरुष कौन थे, और उनका फिर आज वर्तमान परिवेश में वहां पर क्या हो रहा है। तो ऐसी सारी चीजों को अगर हम सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, बहुत खुशी होगी। मेरा सौभाग्य होगा, आप जब भी बुलाएंगे, शनिवार एतवार को मैं फ्री होता हूं, तो आप जी अगले सेशन में बुलाएंगे, मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। जी और उसका आज के समय में उसका किस रूप में उसका पालन हो रहा है, कितना पालन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कितनी जरूरत है। और भी जो सिद्धांत है, गुरु जाम्बो जी के जो सिद्धांत है, वो बिल्कुल ही पर्यावरण से ही है। इसमें कोई किसी तरह का दूसरा पखंड वाली चीजें नहीं है। सारी की सारे उनके जो नियम है वो स्वास्थ्य के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं उसके ऊपर भी आपको बताऊंगा। और अमृता देवी माता ने जो बलिदान दिया 363 बिश्नोइयों के साथ में, तो वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। और मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझे बड़ा गर्व महसूस होगा। मैं आपका धन्यवाद करूंगा। मैं उसके लिए हमेशा हाजिर हूं। और किसी के क्वेश्चन आज के सेशन के ऊपर हो तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि वो आपका जो भी ग्रुप है उसके द्वारा आप बुला लीजिए, मंगा लीजिए। उसके ऊपर भी हम एक सेशन कभी हम कर लेंगे, तो मुझे खुशी होगी। और उसमें उस सेशन में अगर आज की सेशन में कोई चीजें छूट गई है, उसको भी हम कवर कर लेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद विष्णु जी। और अभी डॉक्टर दुबे का है, तो मेरे ख्याल से उनका रख के फिर आज सेशन को क्लोज करेंगे। डॉक्टर दुबे। ठीक है जी। मुख्य अतिथि जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। मैं सिर्फ निवेदन करना चाहता हूँ सर, आपकी इसमें आपने फॉरेन का जो जिक्र किया तो उसमें प्राइसिंग कैसा होता है, क्योंकि प्रोडक्शन वाली बातें तो आपने बता दी, लेकिन प्राइसिंग वाली बातें और उसको सरकार से दिया हुआ प्रोटेक्शन, या फिर हर साल अगर खर्चे बढ़ते हैं तो उसको किसानों को किस तरह से प्रोटेक्शन दिया जाता है और उनको मतलब उनको मुनाफा मिले, इस तरह की व्यवस्था बनाई है। इस बारे में यदि आप अगले इसमें वक्तव्य देते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि मैंने उसको कवर किया था कि भी वहाँ देखो, सरकारें तो बढ़ावा देती हैं, लेकिन असली डिमांड उसकी हमारे तरफ से आएगी, कंज्यूमर की तरफ से आएगी। तो वहां का जो कंज्यूमर है वो जागरूक हो गया है, वो प्रोडक्ट खरीदता है जो ऑर्गेनिक होता है। और भले ही वो 30%, मैंने जैसे बताया भी था कि 30% महंगा होता है, वो 30% महंगा, फिर भी खरीदने वाले खरीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कि हम दवाइयों पे पैसा खर्च करें। वो 30% एक्स्ट्रा खर्चा करके उसको खरीदते हैं। तो ये अवेयरनेस हमारी जब जनता में आएगी, पब्लिक में आएगी, कस्टमर में आएगी, तो अपने आप ही उसकी वैल्यू हो जाएगी। सरकार के जबरदस्ती थोपने से तो आना बड़ा मुश्किल है। हालांकि सरकार
को भी चाहिए कि ऑर्गेनिक जो उत्पाद है उनका मूल्य अलग निर्धारित करे, उनकी एमएसपी अलग करे। लेकिन वो कब होगा, कितना होगा, संभव होगा, वो मुझे इतना भरोसा नहीं है। बट सबसे बढ़िया है कि हम खुद डिमांड बढ़ाएं उसकी। तो मैं अगले सत्र में इसके ऊपर और कवर कर सकता हूँ, वहां का तरीका आपको बता सकता हूँ पूरा विस्तार से। धन्यवाद। अगला सवाल आदरणीय सुनील दत्त जी। आदरणीय सुनील दत्त जी, आपने हैंड राइज किया है, अगर आपका कोई सवाल है। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब। जी 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 जी, मैं बोल रहा हूँ सुनील दत्त खरगाल। मेरी आवाज आ रही है? आ रही जी, मैं ये चाह रहा था, एक मतलब सदन को सादर प्रणाम। मेरा एक सुझाव था कि जिस तरह से सरकार रासायनिक खेती करने वालों को सब्सिडी दे रही है, तो उस तरह ऑर्गेनिक खेती करने वालों को भी सब्सिडी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल यह सही। विचार कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत डिमांड उठानी चाहिए हमें। हमारे जो नेता लोग हैं, हमारे एमएलए हैं, एमपी है, हमें मीडिया के माध्यम से आवाज, देखो बिना मांगे तो कुछ भी नहीं मिलता है जी। हमें उनको इतनी जानकारी भी नहीं है। और ये जो कंपनियों का मोह जाल है, जो बीज कंपनियों का, खाद कंपनियों का जो बहुत बड़ा गैंग है, गिरोह है, उसके चपेट में सब कुछ है। तो हमें इसको बढ़ावा देने के लिए हमें सरकार को मजबूर करना पड़ेगा, हमें धरने देने पड़ेंगे, हमें लेटर लिखने पड़ेंगे, हमें उनको अपने नेताओं को बोलना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये संभव है। वो मैं तो खुद चाहता हूं कि इसके रेट ज्यादा वो निश्चित करें। और बट हम भी वो तब होगा जब हम भी ऑर्गेनिक खेती ज्यादा करेंगे। देखिए, जब ज्यादा करेंगे तो धीरे धीरे उसका मार्केट में हवा होगी। हम अपने मित्रों को पहले देंगे, पहले रिश्तेदारों को देंगे, फिर जानकारों को, जो 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 थोड़ा अमीर लोग हैं उनको हम डिलीवरी करेंगे घर पे उनके। तो आज हर कोई चाहता है कि मैं स्वस्थ खाना खाऊं, चाहे महंगा मिले। बट उनको मिल नहीं पाता है, फिर उनको विश्वास नहीं रह पाता है। चोरी बहुत है, ठगी बहुत है, झूठ बहुत है अपने। तो इसलिए वो उस विश्वास को बनाना बहुत जरूरी है कि मेरा अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो वाकई ऑर्गेनिक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम ठप्पा ऑर्गेनिक है। तो इस तरह से मैंने तो ये देखा है कि विदेशों में लोग उसको महंगे होने के बावजूद भी खरीदते हैं। तो यहाँ भी खरीदेंगे और सरकार से भी हमें प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। अगला सवाल आदरणीय डीडी शर्मा जी का समय को देखते हुए। बिश्नोई जी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। और मुझे बहुत खुशी हुई कि जो जल जीवन और जैव की ये संरक्षक रहे, जैसे पवन जी ने कहा है, उनको मैं साधुवाद प्रणाम करता हूँ। लेकिन मुझे जो आज इस विषय चला था कि जी आपके 30% जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लेते हैं ऑर्गेनिक फूड पे, तो हमारे हिमाचल प्रदेश से हूँ। तो हिमाचल प्रदेश ने सरकार ने अभी शुरू किया है, लेकिन कितने स्तर पे हो रहा है, क्या हो रहा है, जो भी हमारा प्राकृतिक खेती से या प्राकृतिक खेती का काफी चलन हमारे जो जी थे गुजरात चले हैं, तो यहाँ प्रोजेक्ट है वो उसी ने काम बहुत अच्छी बात है। जैसे सिक्किम में, हाँ जी, सिक्किम पूरा राज्य ऑर्गेनिक हो गया है। भूटान के अंदर भी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए जी। आवाज कट रही है डीडी शर्मा जी। आवाज कट रही है, नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है आपको, बीच में आवाज कट रही है। आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा आप नेटवर्क में आइए। संक्षिप्त में थोड़ा आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। या प्राकृतिक चलो आज यहाँ फिर इस पे चर्चा होगी। मैं तो यही कह रहा था कि हिमाचल प्रदेश ने भी शुरू किया है ये अलग से एमएसपी देना, चाहे गेहूं में मक्की है, तो सारे देश में ये प्रचलन होना चाहिए। बहुत अच्छा, ये तो आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी है। जो हम चाहते थे वो आपने बता दिया। तो यही तो फायदा होता है इन मीटिंग का, हम एक दूसरे का अनुभव शेयर करते हैं, हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो आपने बड़ा अच्छा बताया, तो इसको और बल मिलेगा कि हमें अपने अपने राज्यों के अंदर भी इसकी डिमांड कर
करनी चाहिए और सरकार को भी ये करना चाहिए। जैसे दुबई का मैं आपको बताऊं, मैं वहाँ बड़ा हैरान था कि शेख लोग, पैसे वाले लोग अपने बड़े बड़े फार्म में, हाउस में ऑर्गेनिक खेतियां वो करते हैं। वो अपने खाने के लिए सब्जियां सारी की सारी ऑर्गेनिक पैदा करते हैं। उसके लिए अलग से वो टीम रखते हैं, लेबर रखते हैं। कितना भी वो भौतिकवाद में अमेरिका है, यूरोप है, कितना ही वो भौतिकवादी हम उसको संस्कृति कहते हैं, लेकिन वो खाने के लिए अभी भी ऑर्गेनिक को ज्यादा पसंद करते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा भी करते हैं। तो ये प्रचलन हमारे यहाँ जब शुरू हो जाएगा, सरकार के द्वारा भी, हमारे द्वारा भी, किसानों के द्वारा भी, तो तीनों मिलके इसको आराम से हो जाएगा ये। और इसमें इसका भविष्य है, ये मैं कह सकता हूँ, टाइम भले ही लगे, इसका भविष्य है। इसमें जो आज के दिन मैदान में डटा रहेगा, उसको आगे आने वाले 5-10 सालों में बहुत फायदा होगा। लेकिन आज ये सोच के वो शुरू नहीं करेगा कि जी इसमें तो फायदा नहीं है, तो वो पीछे रह जाएगा, फिर और कोई नंबर ले जाएगा। ये मेरा निवेदन। धन्यवाद जी। जी। आगे और कोई? जी जी, बहुत सुंदर। और प्रश्न तो सबके मन में उठ रहे हैं, क्योंकि आज का जो आपका सेशन रहा बहुत अच्छा रहा, महत्वपूर्ण है और सबके लिए। तो इसलिए समय को देखते हुए 8:12 हुए हैं, समापन हम 8 बजे करते हैं। मगर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, प्रेरणा मिली है। तो निश्चित भविष्य में पवन सर की जो डिमांड हुई कि आपको फिर से एक सेशन लेना है, तो आप निश्चित आएंगे। और अगर हो सके तो कल भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, समय है तो। अगर कल समय निकले मेरा नहीं, मैंने आपको निवेदन किया कि मैं सिर्फ शनिवार और रविवार 2 ही दिन उपलब्ध हूँ जी। चलिए, ओके, बढ़िया है, बहुत सुंदर। और मैं आगे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि आज का सत्र यहीं पर विराम देने के लिए मैं उनको आभार कराने के लिए बुलाती हूँ। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही और जो हमारे मुख्य वक्ता जी ने जो जानकारी दी है वो तो बहुत ही अद्वितीय जानकारी दी है, क्योंकि ऐसी जानकारी बहुत समय पर ही, बहुत समय बाद मिली है। तो हम इसके लिए बहुत हृदय से आभारी हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वो और आए और हमारे ग्रुप को लाभान्वित करें। आज उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार है। आज मेरे गांव से भी 4 नए लोग जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत आभार। जी ओम, सभी को सादर नमन, प्रणाम। प्रणाम। जी ओम। जी ओम, विष्णु सर जी को बहुत बहुत साधुवाद। जी ओम। धन्यवाद जी। मैं फिर लिफ्ट होता हूँ। आपको कुछ शांति मंत्र का कुछ कोई हो ये तो, वरना तो फिर अभी मीटिंग को पूर्ण किया जाए। जी जी हो, ये यही ऐसे ही हम समापन आभार के साथ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।